आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माई चैनल मेथालय। तो मेथालय पर आज हम आइसोमॉर्फिज्म को बेटर समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं। इन इलस्ट्रेशंस को करने के बाद डेफिनेटली हमें आइसोमॉर्फिज्म एज अ टॉपिक का एक बेटर फील आएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल पर मॉडर्न अलजेब्रा में आइसोमॉर्फिज्म के अपलोडेड वीडियोज़ एक बार ज़रूर I will request you go through them, only then this video will be beneficial for you। और साथ साथ इस लेक्चर के जो मेरे PDFs होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे IAS मेथालय, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस पर जाकर आप इस लेक्चर के PDF को भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो फाइंड एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स under addition to the group of even integers under addition। यानी कि मेरे पास एक ग्रुप है G and this group is the group of integers, so this will consist of 0 1 2 and so on, then -1 -2 and so on। So that is the group of integers and then I have another group which is the group of even integers। दोनों में ऑपरेशन एडिशन है and this is 0 and this is -2 and so on, this is it। तो आप देखें ये दोनों के दोनों ग्रुप साइक्लिक हैं। this group is an infinite cyclic group which is generated by 1 is this generator of this group, because 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 3 times will be 3 and the inverse of 1 is -1, then it is basically the inverse to the added 2 times, inverse of 1 added 2 times। या इसको अगर मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन में कहूँ तो ये 1 की पावर -2 है, या फिर ये -2 इंटू 1 है। तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरह से ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर 2 है। तो 2 + 2 is 4, 2 + 2 added 3 times will be 6 and this is the inverse of 2। तो and this -4 will be the inverse of 2 added 2 times। So this is a cyclic group and this is also a cyclic group and we know that an isomorphism maps a generator onto a generator। यानी अगर A G का जनरेटर है तो phi of A G dash का जनरेटर होना चाहिए। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए let us define an isomorphism। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो प्रूव करना पड़ेगा isomorphism है। So let phi be a function from G to G dash and let us define it, defined as, define कैसे करें, defined as phi of देखिए phi of 1 क्या होना चाहिए, phi of 1 should be 2। तो phi of 1 अगर 2 है तो आप इसे रफली ऐसे सोचें, देखिए phi of 1 क्या है, 2 है। तो phi of 1 + 1, क्योंकि अगर ये आइसोमॉर्फिज्म तो ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगी तो इट विल बी phi of 1 + phi of 1 एंड दैट विल बी 2 + 2 4। तो 1 ये क्या है 2, तो 2 की मैपिंग किस पर हुई 4 पर, 1 की मैपिंग किस पर हुई 2 पर। तो हमारी जो आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए दैट शुड बी डिफाइंड एज phi of n equal to 2n where n belongs to G। so that is how the isomorphism should be defined। और आपको ये समझ में आ गया कि ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये कैसे मिली वो आपको क्लियर हो गया। तो लेट अस प्रूव दैट इट इज़ 1 1। तो आप जानते हैं अगर कोई फंक्शन 1 1 हमें प्रूव करना है तो मानते हैं कि phi of n1 is equal to phi of n2 and then we prove that n1 is equal to n2 and here it is quite relevant क्योंकि it is 2 to the 2n1 is equal to 2n2, so this implies n1 is equal to n2 for all n1 and n2 belonging to G। so n2, so this is 1 1। now let us prove that it is onto। onto के लिए we will have to pick up an element in G dash। तो G dash में आप देख रहे हैं जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं, so let 2n belong to G dash where n is any integer। so this implies that this 2n, क्योंकि ये इवन इंटीजर है, ये 2n तो किसको बिलोंग करेगा, ये 2n तो G को भी बिलोंग करेगा और ये G को बिलोंग करेगा। तो या यूँ कह लो कि 2n G को बिलोंग करेगा। तो बस मुझे उसके लिए क्या दिखाना है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू G सच दैट phi of n क्योंकि इज इक्वल टू 2n, सो देयरफॉर इट इज ऑन टू। क्योंकि इस 2n के लिए ये 2n क्या है, एक इंटीजर, इवन इंटीजर, तो n क्या होगा, एक इंटीजर होगा और वो G में होगा तो phi of n इक्वल टू 2n, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू हो गया। लेट अस सी इट इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग और नॉट।
तो मेन चीज़ यहाँ पर है आपको आइसोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करना है, और वो उसके लिए जो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज दैट कम इन वेरी हैंडी. तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग वो कैसे, लेट अस फाई n1 plus n2, so that will be equal to 2 times n1 plus n2, and that is equal to 2n1 plus 2n2, and that is equal to phi of n1 plus phi of n2. Therefore we have G is isomorphic to G dash. So that proves the given result. अगला क्वेश्चन करते हैं. Show that Z has infinitely many subgroups isomorphic to Z. That is what you have to prove. So let us prove it. So we have to prove that Z has infinitely many subgroups isomorphic to Z. Yani Z is the set of all integers, and we have to prove that all the subgroups of Z, there are infinitely many subgroups of Z which are isomorphic to it. तो सुनने में बड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है कि एक इनफाइनाइट सेट है और उसके अंदर ही एक सबसेट है, और यानी जो सब ग्रुप है, और वो इसी के क्या है, आइसोमॉर्फिक, यानी 1 1 ऑन 2 है. तो एक तरीके से इनडायरेक्टली एक कार्डिनैलिटी दोनों की सेम है. तो लेट अस सी, लेट अस प्रूव दिस. तो मान लेते हैं Z, मान के लेते हैं Z, तो यही होगा. Z इज अगेन 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी 0 -1 -2 and so on. So that is the group of all integers Z. तो अब हमें इसके ऐसे सब ग्रुप्स ढूंढने हैं जो Z के ही आइसोमॉर्फिक होते हैं. तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी ग्रुप, मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है G, और इस ग्रुप G का मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, तो मेरे पास जो ये G का साइक्लिक, जो G से एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट होगा, दैट इज विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पावर्स, इंटीग्रल पावर्स ऑफ G, देन दिस is nothing but a subgroup of G. तो एक सब ग्रुप है, यानी G के डिफरेंट एलिमेंट से जो जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब G के एलिमेंट्स होते, वो सब G के सब ग्रुप्स होते हैं. तो उसी बात का हम यहाँ फ़ायदा उठाते हैं. हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं. कंसिडर अ सब ग्रुप say Gn which is the cyclic group generated by n. तो ध्यान रखें यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, यानी इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे आपके पास में, दे विल बी लाइक दिस, इट विल बी n into r, where r will be an integer. और इस ग्रुप का जनरेटर कौन है, इस ग्रुप का जनरेटर है n. सो n इज़ द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, और इस ग्रुप का जनरेटर कौन है, 1. तो ये भी एक इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और ये भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है. इसका जनरेटर 1 है, इसका जनरेटर n है. तो फिर से फाई विल मैप जनरेटर ऑन टू अ जनरेटर. सो डिफाइन, वी डिफाइन फाई फ्रॉम Z to Gn such that phi of r is equal to nr. So that is how it will be defined. तो let us see that it is an isomorphism. तो पहले 1 1 प्रूव करते हैं. तो 1 1 के लिए phi of r1 is equal to phi of r2 मान लेते हैं. So that will be equal to n r1 equal to n r2. तो n1 equal to nr2, this implies r1 equal to r2. So this is 1 1. Now next is onto. Onto will be, say, let nr belong to Gn. This implies phi of r will be equal to nr. So this is an onto, because हर nr की एक प्री इमेज हो गई, और वो प्री इमेज क्या होगी, r. So this is an onto function. Now operation preservation. Operation preservation. Now operation preservation, phi of r1 plus r2 will be equal to n times r1
plus R2, and that is equal to nothing but nR1 plus nR2, and that is phi of R1 plus phi of R2. Therefore phi is a 1 1 on 2 and operation preserving. Therefore we can say that GZ is isomorphic to Gn. अब Gn में n आप चेंज कर सकते हैं. Say you have Z is isomorphic to G2, then it is G3, G4, G5. These are all subgroups of Z which are isomorphic to Z. So that proves that Z has infinitely many subgroups isomorphic to it. तो चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. Now the next problem is you have to show that U8 is isomorphic to U12 but is not isomorphic to U10. Now U8 is the multiplicative group under multiplication modulo 8. U8 is a multiplicative group under multiplication modulo 8. U12 is a group under multiplication modulo 12. और U8 के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 8. तो अगर मैं U8 की बात करूँ तो मेरे पास U8 में U8 विल कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 1, 3, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा. एंड U12 विल कंसिस्ट ऑफ 1, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So this is U12 and U10 will be, it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखें दोनों सब में एलिमेंट सेम है, तो इसलिए अगर एलिमेंट्स अलग अलग होते तो डेफिनेटली हम कह देते, मान लो U8 और U10 में एलिमेंट सेम नहीं होते तो हम कहते भाई ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसकी कार्डिनैलिटी n है तो इसकी कार्डिनैलिटी भी n होनी चाहिए आइसोमॉर्फिज्म के हिसाब से. सो लेट अस प्रूव दैट U8 इज़ आइसोमॉर्फिक टू U12 एंड U8 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू U10. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर हम एक बात का यूज़ करेंगे, U8 और U10 में हमें प्रूव करना ही आइसोमॉर्फिक नहीं है. तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि U8 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर है 2, क्योंकि अगर आप बात करें 3 की तो 3 into 3 is 9 and when you divide it by 8 the remainder is 1 which is the identity element. 5 5 is 25 and you divide it by 8 you get the remainder as 1 which is the identity element. तो 5 का ऑर्डर भी 2 हो गया, 3 का ऑर्डर भी 2 हो गया और 7 का ऑर्डर भी 2 हो गया. तो इसमें सारे एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं. इसी तरह से इसमें देखें 5 5 से 25, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1. तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 5 का ऑर्डर भी 12 हो गया, 7 का ऑर्डर भी 12 हो गया, 11 का ऑर्डर भी 5 का ऑर्डर 2 हो गया, 7 का ऑर्डर भी 2 हो गया और 11 का ऑर्डर भी 2 हो गया, क्योंकि 7 7 से 49, 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 1. तो 7 का ऑर्डर 2 है, 11 का ऑर्डर भी 2 है. सो दीज आर, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है. आपको याद बता दूं मैं कि A मल्टीप्लाई B मॉड्यूलो 12 का मतलब क्या है कि आप A और B को 12 से A और B को आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद यू डिवाइडेड बाय 12, so you get a quotient and a remainder. This remainder should lie between, this q should be an integer and this remainder should lie between 0 and 12, 0 and 11, 0 से लेकर 11 के बीच में होना चाहिए. तो that will be the answer to this A B मॉड्यूलो 12. यानी कल को अगर आपसे कोई पूछे 5 मॉड्यूलो 7, 5 मल्टीप्लाई 7 मॉड्यूलो 12 विल बी इक्वल टू, देखिए 7 5 35 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे देन यू कैन राइट इट एज 12 इंटू 2 24 प्लस 11. सो दैट इज 5 मल्टीप्लाई 7 मॉड्यूलो 12 विल बी इक्वल टू 11. तो दैट इज़ हाउ इट गोज़. तो ये चीज़ ध्यान रखें, छोटी सी कैलकुलेशन है तो ध्यान रखें ये कि हाउ डू वी डिफाइन इट. अब अगर आप U10 को देखें, इफ़ यू लुक एट U10, अगर आप U10 को देखें तो इस केस में U10 में आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास 1 डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट है, 3 का जो ऑर्डर होगा 3 3 9,
देन 9 3 ज़ा 27, द रिमाइंडर इज 7, या फिर मैं 3 को, तो 7 आ गया मेरे पास 3 बार ऑपरेट करने के बाद, फिर 7 इंटू 3 दैट इज़ 21, 21 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यानी 3 को अगर मैं 4 बार ऑपरेट करूँ तो मेरे पास मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, यानी 3 multiply 3 modulo 10 done how many times? 4 times will give you 1. So this is a cyclic group. Why? Because 3 is a generator, its order is equal to the order of the group, so therefore it is cyclic group. But U8 is not a cyclic group. ये एक cyclic group नहीं है क्योंकि इसमें एक भी जनरेटर नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, जबकि इसमें 4 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि U8 is not isomorphic to U10। उसका कारण क्या बताया कि ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक है, और ये कैसा ग्रुप है, नॉन साइक्लिक है। तो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक, सो U8 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू U10। अब U8 और U12 की बारी देखते हैं। तो U8 और U12 में डेफिनेट सी बात है, जब मैं फाई डिफाइन करूंगा U8 से U12 तो आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी मैप्ड ऑन टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो डिफाइंड बाय, और क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो हम इसे ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और लेट मी डिफाइन फाई ऑफ 3 इक्वल टू से 5, और फाई ऑफ, और देखिए आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ 3 को आप 7 भी ले सकते थे, क्योंकि 3 का ऑर्डर भी 2 है और 5 का ऑर्डर भी 2 है। तो फाई ऑफ 3 एंड फाई ऑफ 5 से 7 एंड फाई ऑफ 7 इज इक्वल टू 11। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यू कैन मैप 3 टू से 7 एंड देन यू कैन मैप 5 टू से 11 एंड यू कैन मैप 7 टू 5, तब भी आप देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म जनरेट हो जाएगा। सो ये डेफिनेटली एक 1-1 मैपिंग तो है ही, ये तो दिख ही रही है, सेल्फ रिलेवेंट, इट इज़ 1-1 और ऑन टू भी है। अब बस ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखाना है। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए we will have to see that phi of 1 into 3, तो phi of 1 into 3 की बजाय अगर मैं इन a लिख लूँ, so that is equal to, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, so that will be equal to phi of a, and this can be written as 1 multiply how much, 1 multiply phi of a modulo 12, and that is nothing but phi of 1 multiply phi of a modulo 12। तो यहाँ तो ये 1 का हर एलिमेंट के साथ ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखाई देता है। Now 3 multiply 5, that will be equal to phi of 15, phi of 7, and phi of 7 is 11, and this 11 can be written as, this 11 I can write that as 5 multiply 12 modulo 5 multiply 7 modulo 12, 35, 12 to the 24, so that is nothing but phi of 3 multiply phi of 5. Now next is phi of 3 into 7, 3 into 7 modulo 8, and that will be equal to phi of 21. Phi of 21 will be 5, phi of 5, and phi of 5 is nothing but 7, and this 7 can be written as 5 multiply 11, 55 modulo 12, 12 for the 48 और 7 आ जाएगा, and this is nothing but phi of 3 multiply phi of 11 modulo 12. Last that we need to check will be phi of 5 multiply 8, 7, that will be equal to phi of 3, and this phi of 3 can be written as 7 modulo 12 into 11, 77, और 77, अरे यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ phi of क्या लिखना चाहिए 7, ये तो सही था, 5 35, 35
को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 32 सही था. 5 of 3 एंड 5 of 3 विल बी, यहाँ गड़बड़ हुआ. 5 of 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 5 of 3 एज 5 एंड दिस 5 कैन बी रिटन एज 7 into 11 modulo 12. So that is 5 of 5 multiply modulo 12 multiply 5 of 7. So therefore we see, और देखिए हम टोटल जो कॉम्बिनेशंस बना सकते थे हाँ यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट्स के साथ, तो 1 के साथ तो ऑब्वियस ही बात है हर किसी का कॉम्बिनेशन. यानी हमने कितने कॉम्बिनेशन चेक कर लिए? 4 कॉम्बिनेशन चेक कर लिए एक तरीके से. 1 3 1 1 3 फिर 1 5 1 7 वो सब चेक हो गए. तो 4 कॉम्बिनेशंस तो यहाँ चेक हो गए और ये कितने हैं? 3. तो वी हैव, और 4 कॉम्बिनेशंस ये हो गए और यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस ये हो गए. तो 4 और 3 7, और देखा जाए इन 3 से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपस में? 3C2. 3C2 का मतलब 3. तो 3 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए और 1 के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते थे? 4. तो 7. टोटल 7 के 7 कॉम्बिनेशन उन्होंने देख लिया कि 5 ऑपरेशन को क्या कर रहा है? प्रिजर्व कर रहा है. देयरफॉर 5 इज एन आइसोमॉर्फिज्म. तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अब कि 5 आइसोमॉर्फिज्म है. 5 इज आइसोमॉर्फिज्म. तो ये प्रूव हो जाता है यहाँ से. और U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. You have to prove that S4 is not isomorphic to D12. What is S4? S4 is the permutation group on 4 symbols. Say it is a permutation group on 1 2 3 4, जिसे हम symmetric group भी कहते हैं. तो it is a group of permutations on 1 2 3 4 and D12 is the dihedral group of order 12. तो आप परमिटेशन ग्रुप पर भी हमारा वीडियो अवेलेबल है. परमिटेशन ग्रुप अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न अलजेब्रा में ही आपको परमिटेशन ग्रुप के बारे में खूब डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और आप देखें एक वीडियो और भी हमारे पास वहाँ अवेलेबल है, दैट इज़ द कंप्लीट बायोप्सी ऑफ द डायहेड्रल ग्रुप. वो भी वीडियो आप अच्छे से देखें तो देन यू विल हैव एन आइडिया ऑफ S4 एंड D12. तो चलिए देखते हैं. S4 और D12 हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं हैं. तो लेट अस प्रूव दैट S4 एंड D12 आर नॉट आइसोमॉर्फिक. तो पहले तो मैं आपको S4 में टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस आएंगी वो होंगी 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल टू 24. और D12 में भी मेरे पास जो परम्यूटेशंस आएंगी, सो S4 इज़ अ सिमेट्रिक ग्रुप. D12 भी एक डायहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आते हैं I, R स्क्वायर से लेकर R की पावर 11, फिर आता है आपके पास S, फिर SR एंड सो ऑन अप टू SR11. तो इसमें भी देखा जाए तो 24 एलिमेंट्स हो गए. 1 से लेकर R11 तक 12 एलिमेंट्स हैं, फिर यहाँ पर भी 12 एलिमेंट्स हैं. तो दिस इज़ ऑफ कार्डिनैलिटी 24 और ये भी 24. अब हमें प्रूव करना है ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं हैं. तो आप इसमें एक चीज़ ये देख सकते हैं कि R का जो ऑर्डर है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस R विच इज़ बेसिकली द रोटेशन. तो R का जो ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज़ 12. R to the power 12 will be 1. That is, here you have R to the power 12 is equal to 1. क्योंकि आप किसी भी पॉलीगन को ले लें, 12 साइडेड पॉलीगन को, उसको 12 बार रोटेट करें तो ऑब्वियसली इट विल कम बैक टू द इनिशियल स्टेट. तो ये आप डायहेड्रल ग्रुप का जो पूरा बायोप्सी है वो कर रखा है, आप उसे अच्छे से देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि R की पावर 12 इज़ इक्वल टू 1. तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ R इज़ इक्वल टू 12. तो यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है? 12 है. अब S4 की बात करें तो S4 हमारे पास परम्यूटेशंस का ग्रुप है और इस परम्यूटेशन के ग्रुप को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो लार्जेस्ट साइकिल बनेगी इसके अंदर वो होगी 4 लेंथ की, 4 लेंथ. मैं इसको L4 कह देता हूँ. लेंथ 4 की साइकिल बनेगी एंड दैट वुड बी 1 2 3 4 ये होगी. अब इसका जो ऑर्डर है
इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक साइकिल, एक और डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो एक साइकिल 3 की और एक साइकिल 1 ऑर्डर की, जैसे 1 2 3, और एक 4 की जो हम लिखते नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 3। तो ऐसे एलिमेंट्स भी आएंगे। फिर हमारे पास एक मतलब ये क्या हो गया 3 1, फिर अगला ऑर्डर हो सकता है 2 2 की साइकिल्स बन जाएं, सो 1 2 मतलब ये, और जैसे 3 4 ऐसे करके बन जाए, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा इस पूरे का ऑर्डर। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर परम्यूटेशन ग्रुप में मेरे पास डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस, डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में एक परम्यूटेशन लिखी है, तो उसका जो ऑर्डर होता है दैट इज़ द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस। और किसी भी साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, जैसे इसका लेंथ कितना है 4 है, इसका लेंथ 4 है तो इसका ऑर्डर होगा 4। इसका ऑर्डर 4 का मतलब है अगर 1 2 3 4 इसी परम्यूटेशन को 4 बार इसी के साथ कंपोज करें, यू विल गेट बैक द आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन का मतलब विच मैप्स 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4। थोड़ा सा परम्यूटेशन ग्रुप का वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात मेरी समझ में आएंगी। अभी तो कुछ कहीं और खोपड़ी के ऊपर से जा रही होगी, तो अगर खोपड़ी के ऊपर से जा रही है तो इसका मतलब आपने परम्यूटेशन ग्रुप बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सब वीडियोस में आप देखेंगे कि थ्योरी, पहले थ्योरी है और फिर डेफिनेटली हम उस थ्योरी को अप्लाई करके धीरे धीरे देख रहे हैं, तो वही बेटर तरीका है समझने का। तो ये 1 2 3 4 इसका ऑर्डर कितना है 4, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 4 लेंथ है, तो इसका ऑर्डर भी 4 है। तो किसी भी साइकिल का जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइकिल। अगर इसका ऑर्डर, इसका लेंथ 4 है तो इसका ऑर्डर 4 होगा, इसका लेंथ 3 है तो इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका लेंथ 2 है तो इसका ऑर्डर 2 होगा, और इसका ऑर्डर भी 2 होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए एक परम्यूटेशन 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखे डिसजॉइंट साइकिल के, तो इस पूरे का जो ऑर्डर होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, एलसीएम ऑर्डर ऑफ दिस। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2, इसका ऑर्डर 2, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 आएगा। फिर और कोई पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि और तो कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, क्योंकि 4 ऑर्डर का हमारे पास 4 लेंथ का हो सकता है। तो 4 लेंथ का जो हमारे पास परम्यूटेशन है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, एक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 3 एंड अनदर ऑफ लेंथ 1, सिमिलरली ऑफ वन ऑफ लेंथ 2, अदर ऑफ लेंथ 2। और फिर आप कहेंगे सब चारों की चारों 1 1 लेंथ की हो जाएं, तो वो तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो ही जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। अगर मान लो हम इसमें ये कहते, मान लो इसके अंदर एक परम्यूटेशन होता है ऑर्डर 4 का और एक परम्यूटेशन डिसजॉइंट परम्यूटेशन होता है ऑफ ऑर्डर 3 का, तो जब हम उनका प्रोडक्ट करके यहाँ लिखते तो मेरे पास मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ एक ऐसा होता है 1 2 3 4 और एक होता है 5 6 7। तो अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछता तो इसका ऑर्डर होता 4, इसका ऑर्डर होता 3, तो इस पूरे का ऑर्डर कितना हो जाता 12। तब ये कह सकते थे कि हाँ इसके अंदर ऑर्डर 12 का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नो एलिमेंट इन S4 हैज़ ऑर्डर 12। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते तो बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होते, इन द सेंस सिर्फ नोटेशनली डिफरेंट होते, बाकी सब कुछ सेम होता, ठीक है ना। जैसे आप और मैं दिखने में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल एक जैसे हैं। मेरे पास भी एक दिल है, आपके पास भी एक दिल है, मेरे पास एक दिमाग है, आपके पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 हाथ हैं। तो हम दोनों क्या हैं, एक तरीके से आइसोमॉर्फिक हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में हम दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरीके से S4 और D12 अगर आइसोमॉर्फिक होते तो ये इंटरनली सेम होते, बट ये इंटरनली इनका ऑर्गन स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 12 हो, जबकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 12 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यार ये S4 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू D12। सो आई होप ये इलस्ट्रेशन फिर से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव टू प्रूव और डिसअप्रूव दैट U20 एंड U24 आर आइसोमॉर्फिक। यानी अभी हमें ये नहीं पता ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है, हमें ये बात को प्रूव या डिसअप्रूव करना है। तो U20 पहले, अब हमें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई, तो पहले U20 को लिखें। U20 विल बी 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and U24
यानी हमने वो सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिए जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है. U24 विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 15 16 17 18 19 आ जाएगा, 20 21 22 23. सो अब पहले तो आप देख लें इसमें कितने एलिमेंट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 8. कार्डिनलिटी तो सेम है. अब हमें देखना है क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं हैं. तो लेट अस सी दैट. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर जो 3 का ऑर्डर होगा, दैट द ऑर्डर ऑफ 3. अब मैं बात कर रहा हूँ U20 की. इफ़ आई टॉक ऑफ U20, मैं यहाँ पर U20 के एलिमेंट्स, U20 एलिमेंट्स और यहाँ उसके ऑर्डर लिख देता हूँ. तो सबसे पहले मैंने उठाया 3. आप जानते हैं 1 का तो ऑर्डर 0 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का ऑर्डर 1 हो जाएगा. तो क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 का ऑर्डर 1. अब 3 का ऑर्डर कितना होगा. द ऑर्डर ऑफ 3 विल बी 3 3 9 3 27 27 81, तो 4. क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 3 से और मल्टीप्लाई किया 27, फिर 81 20 से डिवाइड किया 1 आ गया. अब 7 49 343 फिर 2401, और जब डिवाइड करेंगे 20 से तो डेफिनेटली रिमाइंडर 1 आ जाएगा. सो 7 7 7 49 343, इसका ऑर्डर भी 4. द ऑर्डर ऑफ 9 विल बी 81, so it is order 2, and 11 is 121, so it is of order 2. 13 is 169 and into 13 that is 2197, और फिर into 13 और करेंगे तो मेरे हिसाब से 13 को अगर मैं 3 बार जब मल्टीप्लाई करूँगा, 13 into 13 into 13 3 बार, तो 13 into 13 into 13 अगर मैं 3 बार करता हूँ तो इट इज़ 2197, एंड इंटू 13 और कर लें तो दैट कम्स आउट टू बी 28561, और तो इसका ऑर्डर भी 4. 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 into 17 दैट इज़ 289, तो अगर मैं 17 की पावर 17 to the power 4 कर लूँ, इफ़ आई find out 17 to the power 4, then again it will be of it will have remainder 1, so that's of order 4. Next is 19 361, इसका order 2 हो जाएगा. So this is it, this is the order of elements here. अब हम यहाँ साइड में देखते हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम है तो फिर अगर एलिमेंट का इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर सेम है तो U24 के जो एलिमेंट्स होंगे, और साथ में मैं यहाँ पर यहाँ उनके ऑर्डर लिख देता हूँ. आई राइट डाउन द ऑर्डर हियर. सो 1 का ऑर्डर तो 1 ही है, 5 का ऑर्डर 25 1, 5 का ऑर्डर 2 25, 49 7 का ऑर्डर भी 2, 11 का ऑर्डर 11 को अगर हम देखें 11 to the power 3, 11 to the power 3, 11 to the power 4, तो 11 का ऑर्डर डेफिनेटली 2 तो नहीं है, 2 के 2 9 का ऑर्डर 81, 11 का ऑर्डर भी हमारे पास 81 आया, 19 का ऑर्डर भी. तो देखते हैं. तो 11 का ऑर्डर देखिए, 11 into 11 is 121, एंड 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू कितना आ जाएगा. 11 का देख रहे हैं पहले, 11 121 तो 2, क्योंकि 24 5 120 एंड 11 तो 1 बच जाएगा.
13 का ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 13 इंटू 13 169 एंड 24 7 168. सो ये भी ऑर्डर 2 हो गया. बस आगे कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें, क्या देखें, अच्छे से देखें कि यहाँ पर ऑर्डर 2 के 1 2 3 4 और जबकि यहाँ कितने 3 एलिमेंट हैं, तो डेफिनेट सी बात है U20 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू U24 बिकॉज the number of elements of order 2 in U20 is 3 and in U24 it is 4. तो आई होप ये भी क्लियर हो गया. चलिए अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं. Prove that Z under addition is not isomorphic to Q under addition. Q is the set of rational numbers and Z is the set of Z is the set of or the group of integers under addition and Q is the set of rational numbers under addition. So we have to prove that these two groups are not isomorphic. तो चलिए देखते हैं ये isomorphic क्यों नहीं है. So we have to prove that this Z is not isomorphic. तो देखते हैं. Z एक cyclic group है, हम सबको मालूम है that Z is a cyclic group and it consists of again all integers 1 2 3 then -1 0 and all that. और Q भी एक ग्रुप है अंडर एडिशन एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो अगर मुझे प्रूव करना है दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो हम देख रहे हैं Z ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है. तो ये तो साइक्लिक ग्रुप है, तो लेट अस सी ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है. तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है. सपोज इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं. तो मान लेते हैं लेट दैट Q बी जनरेटेड बाय द एलिमेंट P बाई Q ऑफ इट. तो आप समझ सकते हैं कि जब हम P बाई Q को बार बार ऐड करेंगे तो विल गेट अ नंबर ऑफ द टाइप NP. यानी इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस फॉर्म के आएंगे, यू विल हैव एलिमेंट्स ऑफ दिस फॉर्म, दैट इज P बाई Q, then 2P by Q, then 3P by Q and so on, and then we'll have, say in this case, minus P by Q. So that is the kind of elements that we will have in this. So minus P by Q and so on. तो इस तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे. तो आप एक चीज़ ये देखें कि P by 2Q, P by 2Q belongs to Q, but it does not, but P by 2Q does not belong to the cyclic group generated by P by Q. So therefore Q cannot be equal to, therefore Q is not equal to the cyclic group generated by P by Q. So therefore it is not cyclic, and since Z is cyclic and Q is not cyclic, therefore they cannot be isomorphic. ये दोनों isomorphic नहीं हो सकते. We cannot have an isomorphism for them. So I hope ये clear हो गया होगा. तो यहाँ पर वो एक तो क्लियर है बिल्कुल. तो ये ज़ीरो भी मैं लिखना भूल गया हूँ, तो समझ जाएं आप, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया. तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं. वी हैव टू शो दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G which is 1 -1 iota minus iota, you have to prove that this group is isomorphic to the group of permutations on 4 symbols ABCD. So we have to prove that it is isomorphic. तो आप देख सकते हैं कि इसका G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट I है. तो ये G डैश है ग्रुप. So this group is G dash. तो G to G dash हमें प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक है. So let us define आइसोमॉर्फिज्म to G dash. और वो कैसे डिफाइन करें कि phi of 1 तो हो जाना चाहिए I. अब आप देखें -1 का ऑर्डर कितना है, 2. -1 का ऑर्डर है 2. तो -1 का अगर ऑर्डर 2 है और यहाँ पर 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखिए, इसका ऑर्डर है 4, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में, अभी इसी वीडियो में बताया कहीं ना कहीं कि इसका लेंथ है 4, तो इसका ऑर्डर भी 4 होगा. इसका लेंथ 2 है तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर भी 2, तो इन दोनों इस पूरे का ऑर्डर हो जाएगा LCM ऑफ AC एंड BD, दैट इज़ 2. तो -1 का ऑर्डर भी 2 है, तो लेट दिस बी AC BD and phi of iota
लेट दिस बी ए बी सी डी, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 4 है और आयटा का ऑर्डर भी 4 है, क्योंकि आयटा की पावर 4 1 हो जाएगा. एंड फाई ऑफ माइनस आयोटा को मान लेते हैं इट इज़ ए सी इंटू बी डी. तो डेफिनेटली ये फाई इज़ 1 1, फाई 1 1 तो है ही कंस्ट्रक्शन से. फाई 1 1 है प्लस फाई कैसा है ऑन 2 है. तो बाय कंस्ट्रक्शन फाई इज़ 1 1 एंड फाई इज़ ऑन 2. तो बस अब हमें ये प्रूव करना बचता है कि ये preservation, it preserves the composition, it preserves order preserving, it is order preserving that you have to prove. So let us prove it. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर शायद मैंने यहाँ ये मुझे लिखना चाहिए, ये मैं लिखना चाहिए था A D C P. एक चीज़ और, जब हमने -1 को मैप किया किस पर, ए सी बी डी पर, और आयटा को मैप किया ए बी सी डी पर, और माइनस आयटा को मैप किया ए डी सी बी पर, तो आप इन्हें कैसे भी मैप कर सकते थे. तो यू विल फाइंड के वो भी आइसोमॉर्फिज्म आ जाता. यानी अगर आप चाहते तो फाई ऑफ -1 को मैप कर सकते थे ए डी सी बी पर, और फाई ऑफ माइनस आयटा को मैप कर सकते थे ए सी बी डी पर. तो आप पाते कि वो भी एक आइसोमॉर्फिज्म जनरेट हो जाता. तो चलिए देखते हैं. तो लेट अस प्रोसीड. तो फाई ऑफ 1 इंटू से इफ आई पिकअप एन एलिमेंट, अगर मैं इसका एक एलिमेंट को मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस एलिमेंट को आई कॉल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एज, बेटर रहेगा, आई कॉल दिस एज अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा -1 कह देता हूँ, एंड दिस हैज़ अल्फ़ा आयोटा एंड दिस हैज़ अल्फ़ा माइनस आयोटा. तो फाई ऑफ 1 इंटू सम अल्फ़ा आई विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, सो फाई ऑफ आयोटा इंटू सम ग्रुप इंटू सम एलिमेंट G of this group where G belongs to this capital G. ये G जो है इसी capital G में कोई एक एलिमेंट है. so that will be equal to, या बेटर रहेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाई ऑफ I into some integer R, that will be equal to phi of R, and phi of R will be nothing but अल्फ़ा R, and अल्फ़ा R can be written as अल्फ़ा R का मतलब या तो अल्फ़ा -1 या फिर अल्फ़ा आयोटा या फिर अल्फ़ा माइनस आयोटा. तो that can be written as identity composite alpha R, and that is nothing but phi of 1 into phi of R. So 1 के साथ तो ये preservation property को show कर रहा है. Now let us see phi of -1 into iota, that is equal to phi of minus iota, and that is equal to a DCB. So can we write this as, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वो देखते हैं. Can we write this as phi of -1 ACBD into phi of iota. phi of iota अगर लिखें तो that will be ABCD. और देखिए क्या ये बात ट्रू है, बिल्कुल, क्योंकि a गोज़ टू, अगर आप देखें फंक्शन ये कंपोजिशन जब हमें करना है, a गोज़ टू b, b गोज़ टू d, and finally and here d goes to d, so therefore a finally goes to d, so a goes to d, so that is equal to a goes to d. फिर here again d goes to a, d goes to a, and here a goes to a, and then here a goes to c, so d goes to c, so d goes to c. और यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा. तो इसी तरीके से नाउ c गोज़ टू d इन दिस, c इसमें कहाँ जाता है d पर, एंड d गोज़ टू b एंड b गोज़ टू b ओनली. तो कुल मिलाकर c विल गो टू, मैंने क्या बताया, c कहाँ गया d पर और d कहाँ गया b पर, तो c विल गो टू b, तो c गोज़ टू b, and here again b goes to c,
and then C goes to A, so B goes to A. और आप गौर से देखें ये क्या आ गया, ABCD. So this implies that phi of -1 into iota is equal to, तो आप ये देख रहे हैं, तो this can be written as, therefore phi of -1 into iota can be written as ABCD, and this ABCD is nothing but ACBD into ABCD, which is nothing but phi of -1 into phi of iota, phi of -1 into iota. So अब अगला जो हमें चेक करना पड़ेगा, that will be -1 with minus iota. तो -1 with minus iota, तो phi of -1 into minus iota, so that is phi of iota, and phi of iota is nothing but ABCD. So ABCD. अब ये देखना है phi of -1 कितना था, phi of -1 is ACBD, and phi of minus iota is ADCB. Phi of ACBD और it is ADCB. तो एक बार देख लेते हैं, मेरे पास ये था phi of -1 is ACBD and phi of minus iota is ADCB. तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. तो देखें, A goes to D, A goes to D, D goes to B, so and B goes to B in the third one. तो A goes to D, D goes to B, तो A goes to B, then B यहाँ पर गया है, B goes to A in this, B goes to A. So if B goes to A and here A goes to C, so B goes to C, and then C goes to B and B goes to D, so D, and then D goes to C and C goes to A. तो देखें, तो ABCD आ गया. यानी मैं अब phi of -1 into minus iota, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा यार. ये हो जाएगा, this is equal to, this was what, this is phi of -1 and this is phi of minus iota. So that proves this part also. और लास्ट जो हमें चेक करना बचता है, that is nothing but phi of -1 iota into minus iota. तो phi of iota into minus iota, that is equal to phi of 1 and that is equal to identity. तो अगर मैं देखूं A B C D और ये है A D B A D C B, it is A D C B. ये क्या है, ये phi of iota है और ये phi of minus iota है. तो आप देखें, इसका जो इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स A B C D, इसका इन्वर्स होगा D A D C B A. और क्योंकि हम किसी भी परम्यूटेशन को साइक्लिकली रोटेट कर सकते हैं, तो इट विल बी ADCB. ADCB लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, तो ADCB, तो ADCB, एंड सो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर ABCD into ADCB is I. और ये क्या है, ये phi of iota and this is phi of minus iota. So it means that here I can write this as phi of iota and phi of minus iota. So therefore phi is operation preserving, क्योंकि हमने सारे combinations के लिए चेक कर लिया, is operation preserving. So when it is operation preserving, so I can say that it is, the two groups are isomorphic. तो G is isomorphic to G dash. So that is also a symbol for isomorphism, या तो ऐसा या फिर ऐसा. So I hope आपको ये वीडियो में जितने भी illustrations हैं वो सब समझ में आ गए होंगे. So इस वीडियो का जो PDF है वो मैं मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ्स साथ में पढ़ें, सीखें. तो हम इसी तरह से चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे. और मैं आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का अपना आईडी भी
उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए, टिल देन थैंक यू, गुड बाय। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो फिर आपको वीडियोस जो आते रहेंगे, पहले थ्योरी के कुछ वीडियोस आएंगे, फिर साथ में प्रॉब्लम्स के वीडियोस आएंगे, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी। तो अभी तक मैंने जो अपने चैनल पर है काफ़ी सारे थ्योरी के वीडियोस डाले हैं। अब उनके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी, इलस्ट्रेशंस भी अपलोड करूँगा, ताकि हमने जो सीखा है हम उसे अच्छे से देखें यार, हम देखें उसे अप्लाई कैसे करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।